नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम साइकस में रिप्रोडक्शन यानी जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। साइकस वेजिटेटिव और सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करता है। कायिक जनन व लैंगिक जनन इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो ये दो तरीक़ों से होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स और बल्बल्स यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं व पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, व दूसरा सकर्स या अंतःभूस्तर के द्वारा। ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड्स और बल्बल्स जो है वो साइकस रेवोल्यूटा के अंदर एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर मेल प्लांट्स नहीं मिलते। अब अगर मेल प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, लैंगिक जनन संभव नहीं होता। तो इस वजह से वहाँ पर वेजिटेटिव मेथड या कायिक जनन ही देखने को मिलता है साइकस रेवोल्यूटा में। क्या होता है, जनरली जो मेल प्लांट है उससे जो बल्बल या एडवेंटिशियस बड बनेगी वो मेल प्लांट ही बनाएगी, और स्त्री पौधा में विकसित पत्र प्रकलिका क्या बनाएगी, स्त्री पौधा ही बनाएगी। मतलब आपको समझ में आया क्या, मेल प्लांट से जो बल्बल बनेगा उससे मेल प्लांट बनेगा, और फीमेल प्लांट से जो बल्बल बनेगा या एडवेंटिशियस बड बनेगी उससे फीमेल प्लांट ही बनेगा। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेल प्लांट्स हैं नहीं। तो वहाँ पर कॉमन मेथड क्या है साइकस रेवोल्यूटा में, नॉर्थ इंडिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स और बल्बल्स। तो अब ये बल्बल्स कहाँ पर मिलते हैं, तो ये बल्बल्स बेसल पार्ट ऑफ स्टेम में मिलते हैं, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स से डेवलप होते हैं। ठीक है। कहाँ मौजूद हैं, परसिस्टेंट लीफ बेसिस की क्रीविसेस में मौजूद हैं। कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, बेसल पार्ट ऑफ स्टेम से, और बेसल पार्ट ऑफ स्टेम में स्टेम की कॉर्टिकल जो रीजन है वहाँ सर ये डेवलप होते हैं। ठीक है। स्तंभ के आधारीय भाग में स्थायी पर्णाधारों की दरारों में कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमी कोशिकाओं से ये विकसित होते हैं। अब कैसा दिखाई देगा बुलबुल, तो बुलबुल कैसा दिखाई देता है, decurrent base of bulbil is covered with scale leaves and a few foliage leaves develop from its center। प्रत्येक पत्र प्रकलिका का आधारीय भाग शल के पत्रों से ढका होता है तथा इसके केंद्र से कुछ सामान्य पर्ण विकसित होते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये बुलबुल का डायग्राम है। दूसरा तरीका है बाय सकर्स, अंतःभूस्तर वाला। तो ये कॉमन मेथड किसका है, साइकस सर्सिनेलिस का। ठीक है। इंडिया में मेनली इसके नर पौधे ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए साइकस रेवोल्यूटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है एडवेंटिशियस बर्ड्स और बल्बल्स द्वारा, बिकॉज यहाँ पर फीमेल प्लांट्स मिलते हैं, मेल प्लांट्स नहीं मिलते। जबकि दूसरा मेथड हमारे पास सकर्स वाला है, वो कौन फॉलो कर रहा है, साइकस सर्सिनेलिस कर रहा है। और क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ मेल प्लांट्स ही मिलते हैं, फीमेल प्लांट्स नहीं मिलते। ठीक है। अब सकर्स में क्या होता है, ये सकर्स रूट से बनते हैं, है ना, और रूट से बन के ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और थोड़ा से दूर जाने के बाद ये यहाँ वहाँ पर नए प्लांट को बना लेते हैं। ये जड़ों से विकसित होते हैं तथा भूमि के अंदर कुछ समय तक क्षैतिज वृद्धि के पश्चात इनसे नए पौधे विकसित होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो साइकस कैसा है, हीट्रोथैलिक है, विषम थैलिक है, स्ट्रिक्टली डायोशियस है, एक लिंगाश्री है। एक लिंगाश्री मतलब या तो मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा, मतलब या तो किसी पे मेल कौन बनेगा या दूसरा जो प्लांट होगा उस पर मेगास्पोरोफिल बनेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि साइकस के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो कोन में मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते स्पोरोफिल्स उसके, तो वो कोन नहीं बनाता।
इसलिए उसको हम मेगास्पोरोफिल ही कह रहे हैं, ठीक है, लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल। तो ये बात आपको परफेक्टली याद रखनी है कि ये कैसे हैं, हीट्रोथैलिक हैं और स्ट्रिक्टली डायोसिस हैं, एक लिंगाश्रयी होंगे। और ये वाला पॉइंट जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको समझा चुकी हूँ कि साइकस सर्सिनिलिस के ओनली मेल प्लांट्स मिल रहे हैं, ज़्यादातर मेल प्लांट्स मिलते हैं इंडिया में, और साइकस रेवोल्यूटा के मोस्टली फीमेल प्लांट्स मिलते हैं। इस वजह से इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम देखने को मिलता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही ग्रो करते हैं। साइकस सर्सिनिलिस सकर्स के द्वारा जो रूट से डेवलप होते हैं, और साइकस रेवोल्यूटा एडवेंटिशियस बड या बल्बिल द्वारा जो स्टेम से डेवलप होती है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम मेल स्ट्रोबिलस की, नर शंकु की। तो अब ये जो स्ट्रोबिलस या कोन होता है किससे बना होता है भाई, मेल स्ट्रोबिलस जो है वो किससे बना होगा, माइक्रोस्पोरोफिल से, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरोफिल है उस पर क्या मौजूद होंगे, लघु बीजाणु पर्ण पे क्या मौजूद होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, लघु बीजाणु धानियाँ, है ना। और लघु बीजाणु धानियों में क्या मौजूद होंगे, माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु मौजूद होंगे। तो अब ये मेल कोन जो है ये कहाँ मौजूद होता है, देखिए आपको बताया था साइकस के बारे में कि साइकस में जो ग्रोथ होती है स्टेम की वो मोनोपोडियल होता है, एक लाक्षी होती है। पर जो मेल प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या होता है, जो मेल कोन है वो कहाँ डेवलप होता है, स्टेम की एपेक्स पर, शीर्ष पर मौजूद होता है। तो ये एपेक्स पर क्या मौजूद होता है, क्राउन ऑफ फोलियस लीव्स, पत्तियों का मुकुट मौजूद होता है, उसके वहाँ पर विकसित होता है ये। तो जैसे वो वहाँ पर डेवलप होता है तो शूट एपिकल जो मेरिस्टम है, शीर्षस्थ जो मेरिस्टम है स्टेम का, स्तंभ का, उसको यूज़ में ले लेगा। और इस वजह से क्या होगा, जो लेटरल बर्ड या पार्श्व कलिका होगी वो अब बनाना शुरू करेगी फोलियस लीव्स का क्राउन। मुख्य अक्ष का रूप कौन ले लेगा, लेटरल बर्ड या पार्श्व कलिका ले लेगी। तो अब यहाँ पर ग्रोथ कैसी हो गई, सिम्पोडियल, संधिताक्षी वृद्धि हो गई, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि साइकस का स्टेम वैसे तो डेवलप कैसे करता है, मोनोपोडियली, एक लाक्षी होता है। अब एक लाक्षी पौधा है तो जो एपेक्स पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है उससे ही वो ग्रो कर रहा है, लेकिन अब वो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो क्या डेवलप करने लग गया, मेल कोन। जब वो मेल कोन डेवलप करने लग गया तो जो लेटरल बर्ड जो अभी तक एक्टिवली ग्रो नहीं कर रही थी, जो डोमेंट थी, वो लेटरल बर्ड या पार्श्व कलिका जो है अब वो क्या करेगी, वो फोलियस लीव्स बनाने लगेगी। और वो फोलियस लीव्स बनाएगी तो अब ये ग्रोथ मोनोपोडियल ना रह के कैसी हो गई, सिम्पोडियल हो गई, संधिताक्षी वृद्धि हो गई, ठीक है। ऐसा है फीमेल कोन में देखने को नहीं मिलता। फीमेल जो प्लांट होगा ना वो हमेशा मोनोपोडियल ही ग्रो करेगा, जबकि मेल प्लांट जो है उसमें जैसे ही मेल कोन लगेंगे उसके बाद उसमें ग्रोथ कैसी हो जाएगी, सिम्पोडियल हो जाएगी, ठीक है, संधिताक्षी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये मेल कोन कैसा है। तो ये मेल कोन शॉर्टली स्टाक्ड, कॉम्पैक्ट, ओवल और कॉनिकल वुडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। नरशंकु कैसा है, नरशंकु एक छोटी वृंत वाला सहत अंडाकार एवं काष्ठीय संरचना है। ये पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं, यह पॉइंट आपको पुराने लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये साइकस के अंदर सबसे बड़ा मेल कोन, सबसे बड़ा ओव्यूल, ठीक है, ये मौजूद है, सबसे बड़ा ओव्यूल भी इसी का है। नर शंकु पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं, 40 to 80 सेंटीमीटर्स तक इनकी लेंथ होती है, सबसे बड़ा मेल कोन मिलता है। तो अब ये कैसा है, इसमें सेवरल माइक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज स्पाइरली अराउंड अ सेंट्रल कोन एक्सिस। अनेक लघु बीजाणुपर्ण एक केंद्रीय शंकु अक्ष के चारों ओर सर्पिल क्रम में विन्यासित रहते हैं। देखें डायग्राम, ये देखिए, ये आपका मेल कोन है और अगर इसका एलएस देखें तो ये तो बीच में तो इसकी क्या है, कोन की एक्सिस है,
और साइड में दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोफिल्स के नीचे देखिए, ये ब्लैक ब्लैक के अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानियाँ हैं। अब ये जो दूसरा डायग्राम है, इसमें जो ए डायग्राम है वो एक माइक्रोस्पोरोफिल इससे अलग किया हुआ है, ठीक है, सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल का डायग्राम है। तो इसमें सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल में देखिए कैसा दिखाई दे रहा है ये हमारे को, एक लघु बीजाणु पर्ण कैसा दिखाई दे रहा है, काष्ठल, चपटा व त्रिकोणीय, वुडी और ट्रायंगुलर नज़र आ रहा है। इसके अंतस्थ छोर एक लंबी व नुकीली अधस्फीतिका बनाता है। जो टिप है वहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर टिप, नुकीला सा, इसको क्या कहते हैं हम, अधस्फीतिका, एपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब एपोफाइसिस छोड़ो, उसके बाद यहाँ पे देखो बी जो डायग्राम है उसमें देखो, अब वो हम देख रहे हैं तो इसके अंदर ही आपको ट्रायंगुलर तीन तीन ऐसे फूल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, सी में दिख रहे होंगे क्लियर। तो ये क्या है, सॉरस या सौराई। सॉरस क्या है, अब एक जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल है ना, उसके अंदर 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, 1000 लघु बीजाणुधानियाँ मौजूद होती हैं, और वो एक ग्रुप में मौजूद होती हैं। उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सॉरस कहते हैं। निश्चित जो समूह जिसमें वो व्यवस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं सॉरस। एक सॉरस के अंदर 3 to 6 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये प्रत्येक सॉरस में प्राय 3 से 6 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। बन रहे हैं, आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, 3 के तो दिख ही रहे हैं। ये जो है वो आपस में एक सेंट्रल पेपिला से जुड़ी हुई होती हैं, केंद्रीय इंडूसियल पेपिला से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सेंट्रल पेपिला से निकल रही हैं और 3 से 6 माइक्रोस्पोरेंजिया एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। ये जो है सी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, क्या है वो, सोरस। और ये सोरस कहाँ लगे हुए हैं, माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे की तरफ। अब देखिए, अगर हम इसका भी टीएस काट के देखें तो आपको कैसा दिखाई देगा, माइक्रोस्पोरोफिल है, उसका टीएस है, उसमें म्यूसिलेजिनस डक्ट है, और नीचे क्या लगे हुए हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स दिख रही हैं आपको, और बीच में क्या है, छोटे छोटे गोले हैं, वो डी डायग्राम में देखिए वो है माइक्रोस्पोर्स। ये डायग्राम्स ठीक से लर्न करने हैं आपको। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल कैसा है, अभी सारा पढ़ लिया, मैं सिर्फ एक बार रीड आउट कर देती हूँ आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। वुडी, मोर और लेस हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड एंड नियरली ट्रायंगुलर, ठीक है। It is differentiated into a proximal wedge-shaped structure. Fertile part expands distally from a narrow point of attachment. A distal sterile part tapers into an upcovered apophysis. Upper surface of the microsporophyll is sterile. Lower surface is fertile and it has 700 to 1000 microsporangia. 3 to 6 microsporangia are arranged in a sorus arising from a central indusial papilla. Delicate hairs are present on the surface of microsporophyll. They protect young sporangia and help in dissemination of microspores, ठीक है। बस यही पॉइंट रह गया था। तो इसमें क्या है, रोम पाए जाते हैं, हेयर्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर के डेसिमेशन या प्रकीर्णन में काम करते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं यंग स्पोरेंजिया को, ठीक है। शिशु बीजाणुधानियों की रक्षा करते हैं, वह बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या मौजूद है, सोरस। सोरस क्या है, 2 से 3 सेंट्रल इंडूजियल पेपिला से निकलकर 3 to 6 माइक्रोस्पोरेंजिया का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, सोरस कहते हैं। तो सोरस की बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये सोरस में क्या अरेंज्ड है, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो वो क्या है। Microsporangia are either sessile or are attached to the lower surface of microsporophyll by a very short stalk. ये देखिए, या तो sessile होंगे या छोटी सी स्टॉक मौजूद होगी, डी डायग्राम है उसमें आप देख लीजिए। A very large number of microspores are present in the sporangia.
The wall of microsporangia is differentiated into three regions. Exothecium, outermost layer, consists of thick walled and cutinized cells. Endothecium, middle layer, consists of thin walled cells. और tapetum, innermost nutritive layer. क्या है? परिपक्व लघु बीजाणु धानियों की संरचना लघु बीजाणु पर्ण के अनुप्रस्थ परिच्छेद में देखी जा सकती हैं, जो आपको दिखा दी थी मैंने डी डायग्राम में। ये देखिए, इसमें बीजाणु धानियाँ अवृंत अथवा एक बहुत छोटे वृंत द्वारा बीजाणु पर्ण की निचली सतह से जुड़ी होती हैं। बीजाणु धानी की भित्ति बहुस्तरीय होती है और 3 क्षेत्रों में विभेदित होती है। बाह्यथीशियम बाहरी परत है, कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं और क्यूटिकल की एक परत से ढकी रहती हैं। अंतःथीशियम मध्य परत है, ये पतली भित्ति युक्त होती हैं और बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत पोषक टैपेटम बनाती है। ठीक है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु धानी के विकास की। ठीक है, तो कहाँ मौजूद है माइक्रोस्पोरेंजिया? लोअर सरफेस पर मौजूद है। पढ़ के है ना, माइक्रोस्पोरोफिल का ऊपर वाला पार्ट स्टेराइल है और जो किनारे पे एपोफाइसिस बन रहा है वो भी स्टेराइल है। नीचे वाला जो सरफेस है, वेंट्रल जो सरफेस है, उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद है। तो वो कैसा पार्ट है? फर्टाइल। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर फर्टाइल सरफेस, इसकी अधः त्वचा कोशिका या हाइपोडर्मल सेल है, वो किसका काम करती है? स्पोरेंजियल इनिशियल, बीजाणुधानी प्रारंभिक का काम करती है। ये बीजाणुधानी प्रारंभिक में पहला पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणतिक विभाजन। परिणतिक विभाजन से हमेशा परतें बनती हैं, लेयर्स बनती हैं। तो लेयर बनेगी तो एक आउटर लेयर बनती है और एक इनर, बाह्य परत बनेगी और एक भीतरी परत बनेगी। बाह्य जो परत बनी है वो पहले उसकी बात करते हैं, तो वो क्या बनाती है? प्राइमरी वॉल सेल्स, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं या प्राइमरी सेल वॉल्स में क्या होते हैं? रिपीटेटिव एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। पेरिक्लाइनल क्यों? क्योंकि लेयर्स बढ़ानी है। अभी 2 मिनट पहले आप पढ़ के आए हो, माइक्रोस्पोरेंजिया में कितनी परत होती है? 3। तो अब हमारे को एक प्राइमरी वॉल सेल जो की लेयर है उससे कितनी लेयर्स बनानी है? 3। तो रिपीटेटिवली पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे। सिमिलरली माइक्रोस्पोरेंजिया में नंबर भी इंक्रीज़ करना है, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना है ना, तो एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे। ठीक है, परिणतिक और अपनतिक विभाजन होंगे अनेक, और उससे क्या हो जाएगा? 5 to 6 लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल बन जाएगी। 5 से 6 स्तरीय बीजाणुधानी भित्ति। उसमें क्या क्या मौजूद होगा? एक्सोथीशियम या बाह्यथीशियम, एंडोथीशियम या अंतःथीशियम और टेपिटम। टेपिटम इनर मोस्ट है और न्यूट्रिटिव है। अंतःथीशियम या एंडोथीशियम थिन वॉल्ड सेल्स हैं और एक्सोथीशियम कैसी हैं? रेडियल और इनर वॉल हैव रेडियल एंड इनर थिकनिंग्स। आर्य व भीतरी भित्तियों पर स्थूलन पाया जाता है। अब जो इनर लेयर थी स्पोरेंजियल इनिशियल की, जो इनर लेयर बनी थी वो कैसी है? आर्कीस्पोरियल सेल से बनी हुई है। प्रप्रसूतक कोशिकाएं, प्रप्रसूतक कोशिकाएं अनियमित विभाजन करती है, इरेगुलर डिवीजन, और क्या बना लेती है? स्पोरोजीनस सेल्स, बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं साइज में आमाप में वृद्धि करते हैं, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, और क्या बन जाती हैं? स्पोर मदर सेल, बीजाणु मातृ कोशिका। ये जो बीजाणु मातृ कोशिका है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की आखिरी सेल है। क्या है ये? बीजाणु भिज जो जनरेशन है उसकी लास्ट सेल है ये। इसमें क्या होगा? मियोसिस, और मियोसिस होते अब कैसे मिल जाएंगे हमारे को? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, 4 अगुणित लघु बीजाणु। ठीक है, देखिए डायग्राम से देख लीजिए इसी चीज़ को। ये आपके लोअर सरफेस में हाइपोडर्मल सेल्स थी। अब यहाँ पे डेवलपमेंट हमेशा कैसा होगा? यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट आपको एक्सप्लेन किया था टेरिडोफाइट्स पढ़ाते वक्त। यूस्पोरेंजिएट मतलब जब डेवलपमेंट किससे हो? ग्रुप ऑफ इनिशियल्स से हो, समूह से हो। और लेप्टोस्पोरेंजिएट जब सिंगल सेल से हो। अब समूह है स्पोरेंजियल इनिशियल का,
इसमें सबसे पहला डिवीजन पेरिक्लाइनल या परिणतिक, उससे क्या बनी, प्राइमरी वॉल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, 2 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। प्रारंभिक भित्ति कोशिका और प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिकाएं, सॉरी हाँ बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाते हैं ये। प्राइमरी वॉल सेल्स में क्या होगा, रिपीटेटिव पेरिक्लाइनल व एंटीक्लाइनल डिवीजन, और उससे क्या बन जाएगा, 5 to 6 लेयर्स वॉल बन जाएगी, जिसको जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक्सोथीशियम, एंडोथीशियम एंड टैपेटम। और अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो क्या बना लेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन कोशिकाएं क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या बीजाणु मातृ कोशिका। और बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और उससे क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, बीजाणुजन उत्तक क्या बनाएगा, बीजाणु बना लेगा अर्धसूत्री विभाजन से। अब आगे चलें, दही सेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानियों का स्फुटन कैसे होता है भाई। सबसे पहले क्या होगा कि जब ये माइक्रोस्पोर्स बनने लगेंगे, मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, तो मेन एक्सेस ऑफ मेल कोन जो है उसकी लेंथ बढ़ने लगती है। ठीक है, शंकु के अक्ष की लंबाई बढ़ने लगती है। इससे क्या होगा कि सारी जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक दूसरे से दूर होंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया फ्री हो जाएंगे, या मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सपोज होंगे तो उनकी वॉल सूखेगी, ड्राई अप होगी। जैसे ही वॉल ड्राई अप होगी तो लाइंस ऑफ डेहिसेंस पे ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही माइक्रोस्पोर क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये जो लाइंस ऑफ डेहिसेंस हैं ये इंडूजियल पेपिला, जो सेंट्रल इंडूजियल पेपिला है उससे रेडियल मौजूद होती है। अब क्या होगा, मेन जो एक्सेस है उसकी जो सेल्स हैं सेंट्रल एक्सेस की, वो सेल्स टर्जिडिटी लूज़ कर देती हैं, और जैसे टर्जिडिटी लूज़ करेंगी तो वहाँ पर वाटर का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। वाटर का कंडक्शन नहीं होगा तो माइक्रोस्पोरोफिल कैसे हो जाएंगे, हार्ड। अब ये वाटर का जो कंडक्शन नहीं होगा, सबसे पहले कहाँ, टॉप से शुरू होगा। तो सबसे पहले जो एक्सेस पर मौजूद माइक्रोस्पोरोफिल है वो हार्ड होंगे, और वहाँ से क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स रिलीज़ होने शुरू होंगे। ठीक है, क्या होगा भाई, इसको तो आप रीड आउट कर लीजिएगा। सिंपल सी जो बात है वो ये है कि सेंट्रल एक्सेस की लेंथ इंक्रीज़ हुई। सेंट्रल एक्सेस की लेंथ इंक्रीज़ होने से क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो एक दूसरे के पास अरेंज थे वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, दूर होंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, सेंट्रल एक्सेस में जो सेल्स मौजूद हैं वो टर्जिडिटी लूज़ कर देंगे। टर्जिडिटी लूज़ होने से वहाँ पे वाटर का कंडक्शन जो है वो हिंडर हो जाएगा। तो अब माइक्रोस्पोरोफिल कैसे हो गए, ड्राई हो गए। ड्राई होने के साथ साथ अब वो एक दूसरे से दूर हुए तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। अब वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो अब वो क्या होंगे, ड्राई अप होंगे। जब वो ड्राई होंगे तो लाइंस ऑफ डेहिसेंस जो कहाँ मौजूद हैं, रेडियली मौजूद होती हैं सेंट्रल इंडूजियल पेपिला से, वो क्या हो जाएगा, वॉल ड्राई होने से खुल जाएगा। खुलते ही माइक्रोस्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये क्या प्रोसेस है, डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का प्रोसेस है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए, लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने पर शंकु के अक्ष की लंबाई बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप संहत रूप से व्यवस्थित लघु बीजाणुपर्ण एक दूसरे से दूर हट जाते हैं तथा उनकी निचली अथवा अपाक्ष सतह पर उपस्थित बीजाणुधानियों के समूह अनावृत हो जाते हैं। अनावृत बीजाणुधानी की भित्ति सूखने के कारण यह अपाक्ष सतह पर उपस्थित स्फुटन रेखा से टूट जाती है तथा लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। स्फुटन रेखाएं इंडूसियल पेपिला से आरीय होती हैं। परिपक्व नरशंकु के अक्ष की कोशिकाओं के सूखने के कारण उनके द्वारा जल का संचालन नहीं हो पाता।
इसका प्रभाव शंकु के शीर्ष की ओर उपस्थित बीजाणुपर्ण पर पहले पड़ता है, क्योंकि उनको जल पूर्ति पहले रुकती है। अतः बीजाणुओं का प्रकीर्णन शंकु के शीर्ष से प्रारंभ होता है तथा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।